इस मंच पे बैठे हुए सभी लीडर्स और मेरे पत्रकार बंधु और सारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की गैर कानूनी महायुति सरकार का धोखा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनाई गई और इसका समर्थन खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उनकी रैलीज भी महाराष्ट्र में बहुत हो रही है और वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो देश के लिए उन्होंने एक गलत तरीके से अपना विचार रख के लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा भड़काने का काम नहीं किया होगा। मैं भी 53 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, एमएलए बन के और एमपी राज्यसभा बन के मेरे भी 53 साल हो गए। ऑफकोर्स हमारे शरद पवार साहब हमसे भी 5 साल आगे हैं, क्योंकि वो पहले से ही राजकारण में आए और उन्होंने अपनी ताकत भी रखी महाराष्ट्र में। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जी भी जब आए तब से वो भी पॉलिटिक्स में टिक के रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि ये जो विश्वासघात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। ऊपर से अन्याय ये हुआ है कि जो असली दल है उनसे उनका पार्टी सिंबल छीन कर भाजपा को समर्थन करने वाले दलों को दिया गया। यानी आप बोलेंगे तो ये कोर्ट का फैसला है, सीईसी का फैसला है। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ और इस लड़ाई में जनता जीतेगी और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के तहत नहीं चलते। मैं सुना यहाँ पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी 2 साल से नहीं हुए। यही डेमोक्रेसी है मोदी जी की। तो ऐसे कई चीज उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह ये काम किए हैं और उनकी तोड़फोड़ नीति सिर्फ महाराष्ट्र तक की नहीं, पहले उसका वार हुआ कर्नाटक पर, उससे पहले वार हुआ मणिपुर में, गोवा में और हमारे मध्य प्रदेश में, हर जगह वो गुजरात में भी वैसा ही कर दिए। हालांकि उनको हमको बहुत मार्जिनल फर्क था, लेकिन वहाँ भी तोड़फोड़ करके अपना काम उन्होंने कर लिया। तो ये उनकी एक नीति है, तो उसके खिलाफ हम लोग गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ
और महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूत है। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 0 पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं, लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। और दूसरी चीज ये है कि हमने चंद गारंटीज दिए हैं, जैसा कि हम कर्नाटक में दिए थे, हिमाचल में दिए थे, अपने तेलंगाना में दिए थे, वैसा ही ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में दिखाया है कि वो खास करके नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों के जो जगह खाली है वो भर्ती करने का, पहली नौकरी पक्की करने का, और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा देने का, मनरेगा के तर्ज पर सिटी में, अर्बन एरियाज में भी लोगों को काम देने का, और जो खास करके अपने युवाओं को जहां काम नहीं है उनको वहां पर हम ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए सालाना उनको स्टाइफंड देके हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो महिला महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे जो मुखिया घर की होती है, सॉरी 1 लाख रुपए। तो उसी तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम देंगे, छात्रों का स्टूडेंट लोन भी माफ करेंगे, किसानों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर पे, ट्रैक्टर पे, जो भी किसानों के इक्विपमेंट्स है उस पे हम जीएसटी पूरा हटा देंगे फर्टिलाइजर पे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, ये तो आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ रिजर्व बैंक भी यही है, सब कुछ यहाँ से निकलता है, लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसे शहर को भी उन्होंने निगलेक्ट किया। और बड़े बड़े जो भी है, मैं समझता हूँ एक बुलेट ट्रेन एक आया होगा, आया क्या? चाललंय पण ते लवकर येणार नाही ते, कारण 10 वर्ष झालंय, पहिल्या वर्षीच त्यांनी केला होता अनाउन्स, आता पण तो आता तिसरं काय चौथं काय त्याला काय मिळणार नाही। पण वो बुलेट ट्रेन की भी बात की है, वो भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब चीजें, तो इन्होंने जो कुछ कहा वो कर नहीं सके। और अगर हम गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारा लोग जीएसटी को बदलकर एक सरल सिंगल रेट वाला जीएसटी सबके लिए लागू किया जाएगा। वो फायदेमंद मुंबई को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा, और कंफ्यूजन कम होगा। ये हमारी जो मंशा है और ये जो हमने तैयार किया है लोगों के लिए, तो ये हम हमारे आगे आने वाले चुनाव के बाद लागू करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि खास करके आज गठबंधन के तरफ सभी लोग देख रहे हैं, और गठबंधन पार्टी के लोग इस बार अपनी सत्ता जमाएंगे, और बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। कल तो बहुत भाषण किए उन्होंने, और बहुत से गालियां भी अपोजिशन को उन्होंने दी। तो हर वक्त हमको देशद्रोही बनाते हैं, वो देशभक्त बनते हैं।
और दूसरी एक है कि जो मोदी ने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 kg राइस मैं फ्री 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ, तो हम उसको डबल करेंगे आने के बाद। और खासकर जो गरीब लोग, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था तो उसी वक्त उड़ीसा और दूसरे जगह जाने के बाद मैं देखा कि ये मिल के हम करेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी इसको लाएंगे और इस बार 5 के बजाय 10 kg हम लोगों को देंगे। ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी एक्ट ने तो हमने लाया, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लाने के बाद मोदी जी ये कह रहे मैं फ्री दे रहा हूँ। अरे ये तो एक्ट है बनाया हुआ, इसको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये जो असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी एक तरफ हो रहा है, जैसा कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, तो खूब दुरुपयोग कर रहे। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग मिलके इसको करना है। तो कम से कम इस बार हम लोगों को एक होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हमको जनता को फ़ायदा होगा और हम ये करके रहेंगे। और ये जो गलत तरीके से वो सबको धमका रहे, ईडी का, सीबीआई, उसका, ये धमकी अब आगे नहीं चलेगी जब गठबंधन की सरकार आएगी। और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में और भी हमारे नेतागण बोलेंगे। बस मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है बाद में लूँगा हमारे नेता लोग बोलने के बाद। आदरणीय शरद पवार साहब। ठाकरे साहब ने अब आपको स्पष्ट किया, बुलडोजर उनकी गवर्नमेंट है, हम किसी को आज तक बुलडोजर लगाया नहीं। और ये जो भगवान की मंदिर जो ट्रस्ट के ओर से बनी है, अभी बनने में है, ये जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए और जनता में एक रोष पैदा करके इंस्टिगेट करने का, ये तो मैं समझता हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो इंस्टिगेटिव स्पीचेस करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे, अगर कोई छोटा मोटा नेता करता तो हम मानेंगे, ये बुलडोजर लगाएंगे, वो लगाएंगे। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और उसको उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का रहे, तो एक कभी नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हर चीज़ की हिफाजत होगी। ये तो हमारा जो संविधान कहता है, संविधान के तहत हम चलेंगे। मुस्तफा शेख। अब ममता जी, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले, तो 2004 में तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट। अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है। इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर, क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो नो, देखो अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। एक मिनट संजय, संजय संजय एक मिनट, संजय 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 दीप्ति सिंह, दीप्ति सिंह। सर, माझा प्रश्न
नहीं ठीक है आपका बोलना। देखिए मोदी जी की आदत है झूठ बोलना, और आपके पास बहुत सबूत है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। काले धन का सबूत है, 2-2 करोड़ नौकरी देने का सबूत है, एमएसपी का नहीं, एमएसपी लागू करने का, और किसान की आमदनी दुप्पट करने का, ऐसे कई हैं। ये सब झूठ है, आपको भी मालूम है। और ये भी ऐसा ही बोला कि जब हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो निकली तब उन्होंने बोला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग की है। अब आज बोल रहे हैं वो माओ की। अरे किसी एक पे तो टिक के रहो कम से कम। मोदी जी आपको सलाह देने वाले कौन है मुझे मालूम नहीं। क्या खुद का सलाह से आप बात करते हो? खुद की आत्मा इसी बोल रही है, क्या आप किसी का सुन के बोल रहे हो? ये तो मजाक हो गया। मुस्लिम लीग का ये 5 न्याय है हमारे, क्या मुस्लिम लीग के लिए है? युवा न्याय, नारी न्याय, श्रम न्याय, जनगणति का और किसान न्याय, ये क्या मुस्लिम लीग के लिए है? और उसी तरह से जो 25 गारंटीज हमने बनाई और उसके साथ में और एक बोला कि मैं 5 केजी के बजाय 10 केजी बना रहे, क्या ये मुस्लिम लीग के लिए है? तो ये ऐसी चीज़ें ये बोल बोल कर लोगों को झूठी बातें बोलकर आज तक वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाई मूर्ख आप बहुत सकते हैं, चंद दिन के लिए चंद लोगों को बना सकते हैं, सब लोगों को सब टाइम आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये माओइज्म का बोल रहे। अरे हमारा तो पार्टी सेंट्रलिस्ट है, सबको मालूम है। नेहरू की आइडियोलॉजी पे हम चल रहे हैं, डेमोक्रेसी। महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से जो हमको मिला है उपदेश, उस पे हम चल रहे हैं। ये सब छोड़ के माओ, तो तुम माओ के बाप हो ना। अब तो आप तो ऐसे हो कि हर चीज पे हमला बोलते हो। तो ऐसे लोगों से देश बहुत दिन नहीं चला सकते। अब तो खत्म होने पे है, ऐसा उनका 100 बकना हमारा एक करना बराबर है। खरगे सर एक सवाल। अलग अलग स्टेट में अलग अलग अलायंस है। हम सिर्फ दिल्ली में 3 सीटों पे अलायंस है, चंडीगढ़ में अलायंस है। बाकी कहाँ पर हमने उनको सीट एडजस्ट करके दिया है, गुजरात और इसमें हरियाणा में, वो हम वहाँ पर काम करेंगे। जहाँ पर हम पंजाब में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लड़ते रहेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ये तो ऑटोक्रेसी नहीं है। जहाँ हम जम सकते हैं बराबर, वहाँ एक दूसरे की मदद करके बीजेपी को हराने के लिए जो करना है हम करेंगे। मैं थोड़ा सा मतलब प्लीज नहीं होंगे, आपका आरक्षण पे आपकी सरकार का क्या स्टैंड होगा? देखो, हमने जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है उसके साथ है, और जो वीकर सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% बनाए हैं, वो नेचुरली वो वैसा ही रहेगा। और हर चीज़ को हम ये नहीं कहते कि आरक्षण हम दूसरों को देंगे, तीसरों को देंगे। जो जो ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, जिस स्टेट से रेकमेंड होकर आते हैं उसको तो इलेक्शन, अपना बैकवर्ड क्लास कमीशन, SC/ST कमीशन, ST कमीशन, ये लोग छानबीन करके भेजते हैं। तो ये तो मुद्दा ऐसा नहीं कि आज आप बोले, आप कहे मैं यस बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको एक प्रोसीजर है, और जो रिजर्वेशन अब ऑलरेडी संविधान में है वो तो रहेगा ही, उसको कोई टच नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता। अगर करा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभिनय, हॅलो उद्धवजींच्यासाठी माझा हॅलो सर अभिनय सर इकडे हां सर तुमच्या हियर सर अभिनय देशपांडे फ्रॉम द हिंदू. So well, you have already spoke about Ram Mandir issue. So would you, every day Prime Minister Narendra Modi is alleging that the Congress would reinstate Article 370 once it comes back to power at center. So what is your party's stand on Article 370? देखिए,
whatever we have promised in our election manifesto, that we will do. Whatever he says, I am not responsible to reply for every question. He speaks like anything. कभी बोलता है कि माओ के मैनिफेस्टो है, कभी ये कहता है कि मुसलमानों का मैनिफेस्टो ये फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जो उनके लोगों को भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं, उसमें मैं उस सवाल पे मैं जाना नहीं चाहता। सर एक